आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है जी। अब इस जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के हवाले से बात की जाए तो सबसे पहले हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, जिसका नाम है ऑप्टिक्स। अब देखो, साथ साथ लिखते रहना। तकरीबन आज की क्लास में शायद मैं तुम लोगों को सिर्फ लिखवाऊंगा, समझाऊंगा, और न्यूमेरिकल कोई भी नहीं आएगा इसमें। ऑप्टिक्स वो होते हैं जो लाइट के पाथ में वेरिएशन पैदा करें, यानी कि लाइट के पाथ को जो चेंज कर दे, वो ऑप्टिक्स है। अब ऑप्टिक्स बहुत तरह के होते हैं। फिजिकल ऑप्टिक्स भी होते हैं, जैसे आप लोग यंग डबल स्लिट पढ़ के आते हैं, और आप लोग जो है वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पढ़ के आते हैं। दीज आर और फिजिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कौन से होते हैं? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। अब ऑप्टिक्स बहुत तरह के होते हैं। फिजिकल ऑप्टिक्स भी होते हैं, जैसे आप लोग यंग डबल स्लिट पढ़ के आते हैं, और आप लोग जो है वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पढ़ के आते हैं। दीज आर और फिजिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कौन से होते हैं? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होते हैं जी आपके प्रिज्म्स, आपके मिरर्स, आपके लेंसेज, ये सारे सारे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के हवाले से बात करते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बेटा हमारे पास दो चीजें आती हैं, वन इज मिरर एंड अदर वन इज लेंस। ठीक है। और अब अगर इनको जो है हिसाब से पढ़ा जाए, तो हमारे पास जो मिरर है बच्चों, मिरर के अंदर होता है रिफ्लेक्शन, और जो लेंस है उनके अंदर होता है बच्चों रिफ्रैक्शन। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से जो है काम किया जाता है, बातों को समझा जाता है। अब अगर हम इसको आगे लेके चलें, रिफ्लेक्शन और जो लेंस है उनके अंदर होता है बच्चों रिफ्रैक्शन। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से जो है काम किया जाता है, बातों को समझा जाता है। अब अगर हम इसको आगे लेके चलें, तो देखो, मिरर्स की दो कैटेगरीज हैं जो हमें पढ़नी है, और लेंस की भी दो कैटेगरीज हैं। मिरर में सबसे पहली कैटेगरी जो आती है वो आते हैं प्लेन मिरर, और दूसरी जो है वो आते हैं क्या? स्फेरिकल मिरर्स। नंबर वन इज प्लेन मिरर्स एंड नंबर टू इज स्फेरिकल मिरर्स। क्लियर हो गई सारी बातें? लेकिन अगर लेंसेज के हवाले से बात करें तो लेंसेज को बाद में पढ़ेंगे। अच्छा भाई, अब पहले तो प्लेन मिरर्स की कहानी समझो। प्लेन मिरर्स क्या होते हैं? कोई ऐसा मिरर जिसकी सरफेस बिल्कुल फ्लैट हो एक तरफ से, और उसकी एक साइड हो पॉलिश, जैसे आपके मिरर में देखा है ना, पीछे कलर हुआ हुआ होता है, और एक साइड हो रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग का मतलब यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगी तो टकरा के वापस आ जाएगी। इसे कहते हैं प्लेन मिरर। लेकिन जो दूसरा मिरर है हमारे पास, उसकी दो कैटेगरीज होती हैं जो कि स्फेरिकल है, जो कि शायद शुरू में आप सबके दिमाग में आया होगा। एक होता है कॉन्वेक्स, दूसरा होता है कॉनकेव। नंबर वन इज कॉन्वेक्स एंड नंबर टू इज कॉनकेव। अब इनके अंदर क्या कहानी है बेटा? इनके अंदर सिर्फ इतनी सी कहानी है कि इनकी जो सरफेसेस होती हैं, एक सेकंड ना, सही नहीं बन रहा इस तरीके से, मैं हाथ से ही बना देता हूँ। हाँ भाई, इनके अंदर होता कुछ इस तरह से कि इनकी जो सरफेसेस होती हैं वो फ्लैट होती हैं, फ्लैट नहीं होती, कर्व होती है। सही है। अब फर्क किसका आता है? फर्क आता है पॉलिश का। इसे कहते हैं इनर सरफेस, इसे कहते हैं आउटर सरफेस। अगर इनर सरफेस पॉलिश कर दो तो आउटर रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी, आउटर पॉलिश कर दो तो इनर रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी। अब जरा इन दोनों पे लाइट गिराते हैं। इस पे लाइट गिराओ तो ये अपने शेप के बंद होने की वजह से लाइट को एक जगह पे जमा कर देता है। फोकस कर दिया ना इसने। तो ये जो मिरर है बेटा, इसकी जो नेचर है वो है कन्वर्जिंग नेचर। और इस पे लाइट गिराओ तो इसकी सरफेस उभरी हुई है ना, तो ये लाइट को जमा नहीं करता बल्कि लाइट को हर डायरेक्शन में फैला देता है। तो इसकी जो नेचर है वो होती है बच्चे डाइवर्जिंग नेचर। आ गई बात समझ में?
तो ये बड़ी बेसिक, मैंने यहाँ पे आपको पूरा एक चार्ट बना के समझा रहा हूँ ताकि आपको आगे चल के मसला ना है। तो ये तो क्लासिफिकेशन हो गई जी किसके हवाले से, मिरर्स के हवाले से। लेंसेज में तो बेटा कोई टेंशन ही नहीं है, लेंसेज बचपन से दो ही तरह के पढ़े और वही हमें पढ़ने। पहला होता है वही कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है आपके पास कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की पहचान होती है कि उसके एजेस पतले होते हैं, सेंट्रल पोर्शन मोटा होता है। और कॉनकेव लेंस की पहचान ये होती है उसके एजेस मोटे होते हैं लेकिन सेंट्रल पोर्शन पतला होता है। अब इसकी नेचर चेक करने के लिए इस पर लाइट गिराते हैं। इस पर लाइट गिराओ तो जैसे ही लाइट इस पे गिरती है ये लाइट को अपने शेप की वजह से बेंड करके मोड़ देता है, मिला देता है। लेकिन इस पर लाइट गिराओ तो ये अपने शेप की वजह से लाइट को बेंड करके मोड़ता है लेकिन मिलाता नहीं है बल्कि फैला देता है। तो इसकी जो नेचर होगी बच्चों वो हो जाएगी कन्वर्जिंग, और इसकी जो होगी वो हो जाएगी डाइवर्जिंग। अब देखो परेशान कुन बात आ गई, यहाँ का कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग लेकिन यहाँ का कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग, और यहाँ का कॉनकेव कन्वर्जिंग लेकिन यहाँ का कॉनकेव क्या होगा बच्चों, डाइवर्जिंग होगा। समझ में आ रही सारी बातें। तो इस चीज को याद रखिएगा, किसी एक चीज को याद रख लें, उसका उल्टा करेंगे दूसरी चीज खुद बन जाएगी। और मैं आपसे कहूंगा कि आप मिरर्स को याद रखें, लेंस सॉरी लेंसेज को याद रखें, मिरर्स को छोड़ दें, क्योंकि लेंसेज ही आगे चल के हमें जो है यूज करने हैं, उसके हवाले से हमें डिस्कशन जो है पूरी तरीके से करना होगा। ठीक है भाई, तो ये है बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिक्स। इसके बाद तीन तरह के सिंबल्स हमें यहाँ पे देखने होंगे। हमारे पास जब भी किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाएगा, उसको यूज करने के लिए हम किसी उसको यूज करेंगे हम ताकि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकें। और जब वो ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा तो हमें उसकी क्या नजर आएगी बच्चों, इमेज नजर आएगी। तो लेंस से ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है उसके डिस्टेंस को पी कहते हैं, और लेंस से इमेज कितनी दूरी पर बनी है उसके डिस्टेंस को क्यू कहते हैं। सही है जी, मसले वाली बात तो नहीं है इसमें। तो पी और क्यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के हवाले से बात करते हैं। अच्छा, ओ लेवल्स वगैरह में पी को अक्सर यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और क्यू को अक्सर वी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज तक एनटीएस में आया तो नहीं है, लेकिन अगर कभी आ जाए तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसमें ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं है बिल्कुल। ठीक है जी, अब इसको जो है आगे लेके चलते हैं और फिर इसके हवाले से चीज़ों को समझ रहे हैं। तो अब जो हमें चीज़ समझनी है बेटा, वो हमारे पास कहलाती हैं इमेजेस। क्या कहलाती हैं जी, इमेजेस। अब इमेजेस में हमारे पास दो तरह की इमेज होती हैं, नंबर वन इज रियल एंड नंबर टू इज वर्चुअल। अब रियल इमेज और वर्चुअल में फर्क सिर्फ इतना सा है बेटा कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखें, आप किसी ऑब्जेक्ट को जो है नोटिस करें, दिखने में वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा हो, लेकिन जब उसकी इमेज बनाए तो उसकी इमेज ऐसी बने उल्टी, तो उसे कहते हैं रियल इमेज। लेकिन अगर दिखने में ऑब्जेक्ट सीधा हो और जब उसकी इमेज बनाए तो उसकी इमेज भी वैसी ही बने सीधी, तो इसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। अब आपने देखा होगा इसके लिए, रियल इमेज के लिए हम यूज किया करते थे कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, यानी कि अपसाइड डाउन बनती है। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा बनती है इरेक्ट, यानी कि अपसाइड अप बनती है। आगे बात समझ में? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है, वो भी आगे चल के समझ में आएगा, अभी तो आप सुनते जाएं समझते जाएं इस चीज को। तो रियल इमेज बनती है उल्टी और वर्चुअल इमेज बनती है सीधी। रियल इमेज हमेशा ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं जिनकी नेचर होती है कन्वर्जिंग, और वर्चुअल हमेशा वो बनाते हैं जिनकी नेचर होती है बच्चों डाइवर्जिंग। तो जहां पर भी लाइट आपको खुद ब खुद ज्वाइन होती हुई दिखेगी, जैसे लाइट आई और खुद ब खुद मिल गई कन्वर्जिंग में, तो ऐसी इमेज बनेगी रियल। और जहां पर आपको लाइट दिखेगी कि लाइट फैल रही है, वहां पर जो इमेज बनेगी बच्चों में कौन सी होगी, वर्चुअल। अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दिमाग में आ रही है कि सर अगर लाइट यहाँ पे फैल रही है, मिल तो रही नहीं है, तो इमेज कैसे बन रही है? तो होता कुछ इस तरह से, रियल इमेज में अगर आप यहाँ से बैठ के देख रहे हैं तो लाइट आपके आंखों के सामने मिलती है, आपको यहाँ पे क्या होता है, इमेज बनी हुई नजर आती है। लेकिन अगर आप यहाँ से बैठे हुए देख रहे हैं और ये लाइट आपके आंखों के सामने आके फैल गई, तब आप क्या करते हैं, अब आप विजुअलाइज करते हैं। आप कहते हैं
कि लाइट रेज जो मेरे सामने फैल गई हैं, अगर मैं इनको उल्टी डायरेक्शन में एक्सटेंड करता जाऊं और दूर तक मिलाता जाऊं तो ऐसा लगेगा कि कहीं दूर जाकर ये मिल जाती हैं और जहां पर ये मिलती हैं वहां पर एक इमेज बनती है। इसको विजुअलाइज करने के लिए आप सपोज करें कि आप समंदर और आसमान को देख रहे हैं। जब बिल्कुल हद निगाह तक देखते हैं तो ऐसा लगता है ना कि समंदर और आसमान मिल रहे हैं। तो वही काम आपको यहाँ पे भी करना है कि आपको उसको हद निगाह तक पीछे ले जाना है और आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं जाकर ये इमेज तैयार हो जाएगी, वर्चुअल इमेज तैयार हो जाएगी। तो ये तो भाई इनके बनने और बनाने के तरीके हैं और इन पर हमें थोड़ी सी बात करनी पड़ती है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है बेटा वो ये है कि हमारे पास इनमें से फायदेमंद इमेज कौन सी है। तो अगर मैं तुम लोगों में से बोलूँ कि बेटा ज्यादा आसान और फायदेमंद इमेज कौन सी है, तो छूटते ही जवाब आएगा सर वर्चुअल इमेज, क्योंकि वो सीधी बनती है। रियल इमेज उल्टी बनती है, उसको बिला वजह सीधा करना पड़ेगा, तो वो मुश्किल इमेज है। हालांकि असल जिंदगी में हमारी आंखों के अंदर भी जो इमेज बनती है बेटा, वो कौन सी इमेज होती है, वो होती है रियल इमेज। तो ह्यूमन आई के अंदर हमेशा कौन सी इमेज बनती है बच्चों, रियल इमेज बनती है। और जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में माइक्रोस्कोप वगैरह आ गए, सब आ गए, इसके अंदर कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। अब हमारे दिमाग के अंदर बनती रियल इमेज है, लेकिन हमारा दिमाग उस उल्टी इमेज को सीधा करके पढ़ता है, तभी हमें सब चीजें जिंदगी में सीधी नजर आती हैं। अब मसला है कि भाई उल्टी बनती है फिर भी फायदेमंद है कैसे। तो देखो, जो जुमला बोल रहा हूँ उसको जरा दिमाग में बिठाए रखना। रियल इमेज कहाँ बनती है, क्यों बनती है, इन सबका पता हमें होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, रियल इमेज कहाँ बनती है, क्यों बनती है, सबका पता हमें होता है। वर्चुअल इमेज बनती जरूर है, दिखती जरूर है, लेकिन ये कहाँ बनती है इसका पता हमें नहीं होता। इसकी एक सिमिलर सी बात ये है कि हमारे पास इसकी जो लोकेशन है वो फिक्स रहती है। कैसे, मैं अभी एग्जांपल देता हूँ। देखो, इमेज बनी तुम्हारे सामने, तुम अपनी आंखों से बैठ के देख रहे हो। अब तुम अपनी ह्यूमन आई को चाहे तो ऊपर ले जाओ, चाहे तो नीचे ले जाओ, तुम्हारी इमेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इमेज की लाइट यहीं पर मिल रही है और इमेज यहीं पे रहेगी। लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ेगा। अगर तुमने अपनी ह्यूमन आई को थोड़ा सा ऊपर ले गए तो अब तुम्हारे पास जो लाइट रे यहाँ पे पहुंचेंगी इस डायरेक्शन में। अब तुम उन्हें मिलाओगे तो इमेज शायद यहाँ बन जाए। अगर तुम अपनी ह्यूमन आई को थोड़ा सा नीचे ले गए तो तुम्हारे पास जो लाइट रेज यहाँ पहुंचेंगी, तुम उन्हें मिलाओगे तो हो सकता है इमेज थोड़ी सी ऊपर बन जाए। तो देखो, तुम्हारी यहाँ पे ह्यूमन आई के मूवमेंट से इस इमेज की जो पर्सपेक्टिव है, देखने का तरीका है, अंदाजा है, वो चेंज हो रहा है ना। इमेज अपनी जगह चेंज कर रही है। तो जो इमेज अपनी जगह आपकी मूवमेंट के साथ चेंज करती रहे वो वर्चुअल इमेज होती है। प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर। अब देखो, मैं तुम लोगों को उसकी पूरी एग्जाम्पल बताया था, पीछे देखो जरा। इस प्लेन मिरर की एक सिंपल सी कहानी है। आए जरा आपको वो कहानी समझा दें ताकि आपको प्लेन मिरर की इमेज भी समझ में आ जाए। कि बना लीजिएगा चाहे तो। चले, अभी ये प्लेन मिरर आ गया, लेकिन अभी ये प्लेन मिरर नहीं है, पहले मुझे इसकी एक साइड को जो है पॉलिश करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब सुने क्या हुआ। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, और ये यहाँ से निकली एक लाइट रे। हाँ भैया, लाइट रे निकली और ये लाइट रे टकरा के नीचे की तरफ क्या हो गई, बेंट हो गई। ठीक है। अच्छा, एक बात दिमाग में रखना, मिनिमम इमेज बनाने के लिए दो लाइट रेस की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी लाइट रे आई, टकरा के नीचे की तरफ क्या हो गई बच्चे, बेंट हो गई। नीचे की तरफ क्या हो गई, बेंट हो गया। और उसको मतलब मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। ठीक है भाई। अब मसला है, ये बेंड तो हो गई, लेकिन अब इमेज तो नहीं बनी। तो इमेज कैसे बनी। तो अगर आप देखें, ये लाइट रेस नीचे की तरफ बेंट हो रही है और आपने यहाँ पर अपनी ह्यूमन आई रखी हुई है। तो अगर आप इन लाइट रेस को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करें तो एक वक्त आएगा कि ये दोनों की दोनों कहीं ना कहीं जाकर मिलेंगी। और जहां पर भी ये जाके मिलेंगी वहां पे क्या तैयार हो जाएगी, इमेज तैयार हो जाएगी। तो मुझे बताओ, ये लाइट रेस खुद मिली है, तुमने वर्चुअली मिला है। तो असल में जो प्लेन मिरर होता है उसके अंदर भी कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल आप अपने घर में देख सकते हैं। भाई, मिरर के सामने जब जाके खड़े होते हो तो सीधे ही नजर आते हो ना अपने आप को, उल्टा तो नजर नहीं आते ना। और जब तुम मूव करते हो, देखा तुमने, तुम्हारी तस्वीर भी मूव कर रही होती है। क्यों, क्योंकि वो तस्वीर तुम्हारी ह्यूमन आई के परस्पेक्टिव से बन रही होती है। बेटा, और हाँ, सिंपल नोट, हमेशा एक बात याद रखें, जो इमेज कभी मूव नहीं करती, एक जगह पे रुकी रहती है, वो होती है रियल इमेज। और जो वक्तन फवक्तन मूव करती जाए, और जो वक्तन फवक्तन मूव करती जाए, उसे कहते हैं हम लोग कौन सी इमेज बच्चों, वर्चुअल इमेज। ठीक है जी। आखिर चीज समझें, फिर आप इसको कॉपी कर सकते हैं।
रियल इमेज के लिए क्यू हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, इसका स्टैंडर्ड है, और वर्चुअल के लिए क्यू हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, ताकि हम जब आंसर वगैरह आए तो हम उससे प्रिडिक्ट कर सकें कि भाई किस किस्म की इमेज हमारे पास डेटा में बन रही है और किस किस्म की इमेज पे हम लोग जो है इस वक्त काम कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इसके हवाले से ये सारी बातें जो है की जाती हैं और इनको यूं जो है वो समझा जाता है। अब ये सब चीजें हो गई। अब जो है जरा इसको आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं चीजों को। अब देखिए हमें जो है लेंस के बारे में पढ़ना है, तो हम सबसे पहले समझते हैं बेसिक्स ऑफ लेंसेज। बेसिक्स ऑफ लेंस, या यूं कह सकते हैं कि लेंस के पैरामीटर्स हैं। अब ये आ गया भाई आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि सेंटर पे होती है हमेशा, और ये आपके पास आ गया एक अदर लेंस। सही है जी। अब बेटा लेंस का जो सेंटर होता है ना, ये इसे कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। ये होता है जियोमेट्रिक सेंटर। जियोमेट्रिक सेंटर कहा जाता है इसे। ठीक है। इस जियोमेट्रिक सेंटर में से जो चीज पास होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट गुजर जाती है, और उसी गुजरने वाली रे को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। आई बात समझ में? अगली चीज समझो। अब ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो उस पर अगर मैं लाइट को इंसिडेंट कराऊं, तो ये लाइट को हमेशा एक पॉइंट पर गिराएगा, और वो वाला जो पॉइंट है वो कहलाएगा कैपिटल एफ, विच इज नोन एज फोकस। कैपिटल एफ क्या कहलाता है? फोकस। डेफिनेशन क्या होगी? द पॉइंट एट विच ऑल रेज कन्वर्ज। सारी पॉइंट्स जहां पर लाइट रेज कन्वर्ज हो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? फोकस कहते हैं। ठीक है। अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो पोल है और ये जो फोकस है, इसके दरमियान भी तो कुछ डिस्टेंस है ना। उस डिस्टेंस को हम आसान जबान में कहते हैं स्मॉल एफ। और ये स्मॉल एफ जो है ये कहलाता है क्या? ये कहलाता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है जी? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है। अब जो बहुत बेसिक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो बेसिक चीज ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी जो फोकल लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब पोल से 2 सेंटीमीटर आगे जाएंगे तो सारी लाइट रे जमा हो जाएगी और उस पॉइंट को बोलोगे फोकस। अगर मैं 2 सेंटीमीटर और आगे चला जाऊं, तो अब मैं जिस पॉइंट पे हूंगा वो डबल ऑफ द डिस्टेंस ऑफ फोकस पे होगा, तो वो कहलाएगा 2f। ठीक है ना। और इस 2f को हम c से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है बेटा वो भी बराबर हो जाता है किसके? f के। लेकिन अगर मैं पोल से इसका डिस्टेंस निकालूं, तो ये पोल से इसका डिस्टेंस बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ f के। समझ में आ रही है बातें? अब ये जो c है, इसका नाम शायद किसी के दिमाग में आ गया हो। इस c को हम लोग कहते हैं बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? हमारे पास कहानी कुछ इतनी सी है कि जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना बेटे, ये जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये किसी स्फेयर में से कट किए जाते हैं। समझ में आ रही है बात? ये किसी किस में से कट किए जाते हैं बच्चों? स्फेयर में से कट किए जाते हैं। अब देखो स्फेयर के अंदर जो है एक सेंटर मौजूद होता है, और उस सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये मैंने यहाँ से कटर से लेंस कट कर लिया, ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस, और ये लेंस का जो सेंटर था इसको हमने क्या कह दिया? पोल कह दिया। और इन दोनों के दरमियान जो चीज होती है वो क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। आ रही है बात समझ में? तो ये जो लेंस का सेंटर, स्फेयर का सेंटर होता है जिसमें से आप अपना लेंस कट ऑफ करते हो, जिसमें से क्या करते हो? अपना लेंस कट ऑफ करते हो, उसी सेंटर को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखूँ, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? दी सेंटर ऑफ अ स्फेयर
from which an optical instrument is obtained। आ गई बात समझ में? तो इसे कहते हैं क्या जी, हमारे पास हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से सारी बातें जो है वो की जाती हैं और उनको समझा जाता है। सही है ना भाई, मसले वाली बात तो नहीं है इसमें। तो ये वाली चीजें भाई यहाँ पर आगे क्या हो जाती है बेटा, क्लियर हो जाती है। अगली जो चीज है वो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जो कि कहलाता है कैपिटल आर, और इस आर को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है तुम लोग खुद अब समझा सकते हो कि सर डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना जी। और अब अगर आप इस डायग्राम को बेटा जरा गौर से देखें, इस डायग्राम को जरा गौर से देखें, तो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आएगी कि ये जो आर है, आर, ये आर बराबर है किसके? 2f के। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि आर बराबर हो गया 2f के। सही है ना, अभी इसमें मसला नहीं है इसमें। देखो ना, ये आर बनाने में एक एफ ये लगा, एक एफ ये लगा, बताया था ना। 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तो 4 सेंटीमीटर, तो एफ और एफ क्या हो जाएगा? 2f। तो अगर मैं यहाँ से एफ को निकालूं तो ये 2 मल्टीप्लाई कर जाके डिवाइड हो जाएगा और ये बन जाएगा r/2। इस चीज का एक फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लो। हमेशा एक बात याद रखना बेटा, जब भी तुम्हें डेटा में रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन होगा, जब भी तुम्हें डेटा में रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन होगा, तो पहली फुर्सत में उसे आधा कर लेना, ताकि तुम्हें क्या मिल जाए? फोकल लेंथ मिल जाए। ठीक है जी। जैसे एक मरतबा एक एमसीक्यू आया था यूनिवर्सिटी, मुझे याद नहीं, उसमें कहा था कि व्हाट विल बी द फोकल लेंथ व्हेन द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 40 सेंटीमीटर। अब जिनको ये रिलेशन याद था उनके लिए बड़ा आसान सवाल था, उन्होंने छूटते ही कह दिया कि सर 20 सेंटीमीटर होगा। लेकिन जिनको याद नहीं था वो परेशान परेशान घूम रहे थे। सही है जी। तो इन सब चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है बेसिक्स की हो गई भाई, किसके हवाले से? लेंसेज के हवाले से। अब इसी को अगर मैं, अगर कोई किसी के दिमाग में हो सर आपने इसका तो बता दिया लेकिन आपने उसका नहीं बताया, क्या कहते हैं अपना कॉनकेव लेंस का, तो बेटा कॉनकेव लेंस का बताना जरूरी भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस पे। कॉनकेव लेंस इस तरह से होता है बच्चे, ये आ गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया पोल। मजेदार बात अब आती, लाइट को गिराओगे तो लाइट मिलेगी तो नहीं, वो तो फैल जाएगी। तो अब मसला है कि इसका फोकस कहाँ मिलेगा। तो बेटा मैंने कहा था कि अगर तुम लोग यहाँ से बैठ के देख रहे हो तो तुम इसे अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करोगे, और जिस डायरेक्शन में तुमने एक्सटेंड करा, जब ये जाके कहीं ना कहीं मिलेगा तो वहां पे इमेज बनेगी, और ये जहाँ पे मिलता है वही फोकस हो जाता है। बाकी सारी कहानी बिल्कुल वैसी है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्मॉल एफ, ये बन जाएगा 2f, और फिर पूरा जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक वो क्या कहलाएगा? आर कहलाएगा। तो ये बिल्कुल सब वही चीजें हैं, इसमें जैसे कोई मसले वाली बात नहीं है, बिल्कुल वैसे ही काम हो रहा है। तो बस आप इसको पढ़ के रखें, ये बेसिक है, तो आपको बाकी सारी चीजें जो है वो हो जाएंगी क्लियर। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा आज, ये हो गया हमारा आज का पूरा जी, क्या लेंस फॉर्मूला। और लेंस फॉर्मूला जो है बेटा वो बराबर होता है हमारे पास किसके? वो बराबर होता है जी 1/f, यानी कि फोकल लेंथ, इज इक्वल्स टू 1/p, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, प्लस माइनस 1/q के। सही है ना जी, क्लियर है? प्लस माइनस का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए। रियल इमेज बनेगी तो प्लस, वर्चुअल इमेज बनेगी तो क्या लिखोगे बेटा? माइनस लिखोगे। क्लियर है? और यहाँ पर एक और फॉर्मूला यूज होगा जिसको हम लोग बोलेंगे मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन तो खैर आप लोग शुरू से जानते हैं। मैग्निफिकेशन रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और ये रेशो होती है किसका? इमेज डिस्टेंस का और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का। मैग्निफिकेशन ये बताता है बेटा कि आपकी जो इमेज है वो आपके ऑब्जेक्ट के लिहाज से कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। समझ में आ रही है सारी बातें? जैसे फॉर एग्जाम्पल है किसी जगह पे मैग्निफिकेशन आ रही है 3, तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1 होगा तो इमेज डिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। समझ में आ रही है सारी बातें? तो मैग्निफिकेशन ये चीजें जो है क्लियर करता है और बताता है। अच्छा भाई, मैग्निफिकेशन एक रेशियो है, तो मैग्निफिकेशन का यूनिट नहीं होता, इट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। ठीक है ना जी। और मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला ये भी होता है जिसको हम कहते हैं HI/HO।
और मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला ये भी होता है, इसको हम कहते हैं बीटा अपॉन अल्फा। अब ये बीटा और अल्फा जो है बेटा, ये हमारे पास कहलाते हैं हमारे विजुअल एंगल्स। क्या कहलाते हैं बच्चों? विजुअल एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है। अब विजुअल एंगल्स क्या होते हैं? ये वो एंगल्स होते हैं जो आपकी ह्यूमन आई बनाती है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक ह्यूमन आई बना दूं और ये ह्यूमन आई इस ऑब्जेक्ट को देख रही है, तो इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस ह्यूमन आई ने जो एंगल बनाया है वो क्या कहलाएगा? आपका अल्फा कहलाएगा। लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ये ह्यूमन आई किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प ले रही है, किसकी हेल्प ले रही है? किसी लेंस की हेल्प ले रही है, किसी भी चीज की हेल्प ले रही है, तो अब ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो क्या कहलाएगा? बीटा कहलाएगा। तो अगर आप लोग किसी चीज को देखें विदाउट एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो एंगल कहलाता है अल्फा, और विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखो तो एंगल क्या कहलाएगा? आपके पास बीटा कहलाएगा। समझ में आती है सारी बातें? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है जी, पहले यहाँ तक कॉपी करें। ठीक है जी, एक तो ये चीज हो गई। अच्छा, अब इस एंगल के हवाले से मैं आपको जो है एक बात बताता हुआ चलूं। ये जो एंगल है, अगर मैं तुम लोगों से बोलूं इस एंगल का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से क्या रिलेशन है? रिलेशन ऑफ अल्फा या बीटा विद पी। तो देखो एक बात याद रखना, अल्फा हो या बीटा हो, उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। कैसे पता? अगर फॉर एग्जाम्पल आप यहां से बैठ के देख रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट है, तो आपको उसकी टिप को देखने के लिए इतना बड़ा एंगल बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसी जगह से देखें और ये ऑब्जेक्ट काफी दूर हो जाए, तब आप खुद देख सकते हैं। अब इसकी टिप को देखने के लिए देखो, लाइन ऊपर से नीचे बनी ना, इसका मतलब एंगल छोटा बना। तो देखो जब पी बहुत बड़ा था तो एंगल छोटा बना, लेकिन जब पी कम था तो एंगल बड़ा बना। तो इसका मतलब विजुअल एंगल्स जो है उनका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से कैसे रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। इसकी मैं एक सिंपल सी मिसाल दूंगा। अगर आप किसी बिल्डिंग से बहुत दूर खड़े रहे हैं और उसकी छत देखना चाहते हैं, उसके उसका टॉप फ्लोर देखना चाहते हैं, तो आप हल्की सी गर्दन ऊपर करेंगे, हल्की सी अपनी आंख को ऊपर करेंगे, आपको टॉप फ्लोर नजर आ जाएगा। लेकिन अगर आप बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे जाके खड़े हैं और अब आपको उसका टॉप फ्लोर देखना है, तो अब आपको आंखों के साथ साथ अपनी गर्दन को भी बिल्कुल ऊपर उठाना पड़ेगा, तब जाके नजर आएगा, वरना नजर नहीं आएगा। आ रही है बात समझ में? तो ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी विजुअल एंगल्स कहलाती हैं बेटा। तो तभी हम विजुअल एंगल्स का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से कैसा रिलेशन निकालते हैं बच्चों? इनवर्स रिलेशन निकालते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो गई सारी बातें? तो ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए और ये सारे फॉर्मूले जो है आपको याद होने चाहिए। ठीक है बेटा, चलें जी कॉपी करें जरा इसको। मतलब मैं यहाँ पर कुछ और चीजें लिख देता हूँ। अब देखो, इस एंगल के हवाले से जरा एक बात दिमाग में बिठाओ और इसको याद कर लो। वो क्या बात है जी? वो ये बात है बेटा कि अभी तो वो क्या बात है, वो ये बात है कि जब भी हमारे पास इस एंगल के हवाले से कुछ बात की जाए या इस मैग्निफिकेशन के हवाले से कुछ बात की जाए, तो देखिए मैग्निफिकेशन के बारे में आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। मैग्निफिकेशन एक रेशो है। रेशो मतलब चीजों को डिवाइड करके जो आंसर आता है सिमिलर चीजों को, उसको रेशो कहते हैं। कंपेयर करने का मतलब है ना रेशो। अच्छा, अब ये मैग्निफिकेशन जो है, अगर ये रेशो है तो इस रेशो के बेटा तीन आंसर हो सकते हैं। या तो आंसर होगा लेस देन वन, या तो आंसर होगा इक्वल टू वन, या तो आंसर होगा ग्रेटर देन वन। अब देखो मैं तीनों के बारे में तुम्हें थोड़ी थोड़ी बातें बता देता हूँ। अगर मैग्निफिकेशन वन से छोटी आई तो इसका मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से भी छोटी बन रही है। अगर मैग्निफिकेशन इक्वल टू वन आया तो उसका मतलब इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर बन रही है। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन वन आया तो उसका मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से भी बड़ी बन रही है। आ रही है बात समझ में? तो शीशे के सामने खड़े होते थे तुम, मैं तुम लोगों को कहा था कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो लाइट रेज आके डाइवर्ज हो जाती थी, लाइट रेज आके डाइवर्ज हो जाती थी। फिर जब हम उन्हें पीछे कंबाइन किया करते तो याद है पीछे इमेज बन जाया करती थी। तो सिंपल मिरर के अंदर होता ही कुछ इस तरह से कि लाइट रेज जिस एंगल पे आती है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है। तो जितना डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर से होता है, उतने ही डिस्टेंस पर कहा जाता है कि इमेज बनती है। तो देखो दोनों चीजें बराबर है, तो मिरर की नहीं है मैग्निफिकेशन वन आती है। क्यों भाई? सिंपल सी एग्जांपल है, रियल लाइफ एग्जांपल है, जरा सोचो, दिमाग चलाओ।
तुम जितने बड़े हो मिरर में भी उतने ही बड़े नजर आते हो ना। ऐसा तो नहीं कि आप बहुत बड़े हो मिरर में छोटे नजर आते हैं, या आप बहुत छोटे हो मिरर में बड़े नजर आते हैं, ऐसा तो कोई कहानी नहीं है ना बेटा। तो ये सब चीजें यहाँ से उठाई जाती हैं और उनको इस तरीके से समझा जाता है। ठीक है भाई, क्लियर बात है। चलो बच्चों से कॉपी कर लो। इसके बाद मैं तुम्हें इमेज फॉर्मेशन समझाऊंगा, फिर इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर सिंपल माइक्रोस्कोप कराऊंगा, और बस फिर काम अपनी एंडिंग की तरफ आ जाएगा। चलो जी, कॉपी करें आप लोग से पहले। चले जी आगे चलते हैं। चलो भाई, एक तो ये वाली बात जो है होगी सारी। अब जो है मैं तुम्हारे सामने जो है इमेज फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। इमेज फॉर्मेशन ऑफ किस, क्या इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा भाई, क्या कोई मुझे बता सकता है कॉन्वेक्स लेंस कौन डाइवर्जिंग है कन्वर्जिंग, चैट पे बताओ। कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग है कन्वर्जिंग? हाँ बिल्कुल बता सकता है, जल्दी जल्दी बताओ। बिल्कुल सही जवाब, कन्वर्जिंग है। तो अगर ये कन्वर्जिंग है तो ये कौन सी इमेज बनाएगा, वर्चुअल या रियल? हाँ भाई, अगर ये कन्वर्जिंग है बच्चों तो कौन सी इमेज बनाएगा, वर्चुअल या रियल? सही है जी, गुड। एक ही बच्ची जवाब देती है, बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं। दो बच्चों का जवाब आ गया, ठीक है। अब ये आपके पास आपका एक अदद कॉन्वेक्स लेंस बन गया, ठीक है, और ये आ गया इसका पोल। अच्छा भाई, अब यहाँ पर होगा इसका फोकस और यहाँ पर भी क्या होगा इसका फोकस। उसके बाद ये होगा ट्वाइस ऑफ फोकस विच इज ऑल्सो नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा मैं क्या करूंगा, मैं अलग अलग जगहों पे ऑब्जेक्ट को रखूंगा और उसकी इमेज बनाऊंगा। चलो भाई, अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हो कहाँ पे, इस जगह पे, इसे बोलते हैं बियॉन्ड 2f। अच्छा देखो, ऑब्जेक्ट रखा है काफी दूर, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज जहां भी बने, लेकिन इमेज बहुत छोटी बनती है। तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f रखा जाता है तो उसकी एक छोटी सी इमेज बनती है कहाँ, इस जगह पे, बिटवीन f एंड 2f। चलो भाई, इसको नाम दे देते हैं केस नंबर 1 का, और उसको भी नाम दे देते हैं बच्चों केस नंबर 1 का, ताकि तुम्हें अंदाजा रहे भी कौन सा केस किसका है। इसकी पिक्चर ले लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। चलें, अब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा आगे आ गया। अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, 2f पे। ये आ गया केस नंबर 2, एट 2f। अगर ऑब्जेक्ट को 2f पे रखो तो बेटा उसकी इमेज कहाँ बनती है, तो हमने देखा है कि जब ऑब्जेक्ट को 2f पे रखो तो उसकी इक्वल साइज की इमेज बनती है 2f पे। यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज बनती है। यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बड़ा था, देखो इमेज छोटी थी, लेकिन यहाँ पे जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज बन रही है। वजह, क्योंकि जितने डिस्टेंस पर इस पर ये ऑब्जेक्ट रखा है उतने ही डिस्टेंस पर ये इमेज बन रही है। तो ये बिल्कुल प्लेन मिरर वाली कहानी हो गई है ना बच्चों, ठीक है। तो इमेज भी कहाँ बनती है बच्चों, एट 2f। और ये है केस नंबर 2, ठीक है जी। चलें, अब खतरनाक केसेस आ गए, तो मैंने कलर चेंज कर लिया। अगर ऑब्जेक्ट रखा हो बच्चों बिटवीन f एंड 2f, केस नंबर 3, बिटवीन f एंड 2f, तो अब तो तुम लोग वाइस वर्सा कर लोगे। बियॉन्ड 2f था तो बिटवीन f एंड 2f इमेज बनी, अब बिटवीन f एंड 2f है तो इमेज कहाँ बनेगी, ऑटोमेटिकली आप बोल देंगे कि सर अब जो इमेज है वो बनेगी बियॉन्ड 2f। और इमेज कैसी बनेगी, देखो बड़ी बनेगी, इतनी बड़ी भी नहीं बनेगी, बस बड़े साइज की इमेज जो है बनेगी। सही है जी, तो ये है केस नंबर 3, इमेज कहाँ बनी जी, बियॉन्ड 2f। समझ में आ रही सारी बातें। अब आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल आ गया है कहाँ पे, एफ पे, केस नंबर 4।
एट एफ। अगर आपका ऑब्जेक्ट एफ पे आ गया तो अब जो इमेज बनेगी वो बनेगी तो बहुत बड़ी, लेकिन अब वो कहाँ बनती है किसी को पता नहीं होता। यानी कि हम कहते हैं कि अब ये इमेज जो है कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है। बनती तो उल्टी है, लेकिन ये बनती कहाँ पे, इन्फिनिटी पे बनती है। तो हम कहते हैं केस नंबर 4 की नहीं कि इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, इन्फिनिटी पे। अच्छा, इसकी पहचान क्या है, ये दिखने में कैसी होगी? तुमने एक काम करो, तुम पेन को उठाओ और पेन को अपनी ह्यूमन आई के करीब लेके आओ। एक वक्त तक तो वो बिल्कुल सही नजर आएगा, लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा कि वो पेन दिखेगा तो, लेकिन वो ब्लर हो जाएगा। तो ये वही वाली कहानी होती है। अगर आप किसी इमेज को उसके फोकस पे रख दो तो इमेज दिखती तो है, लेकिन वो इतनी दूर जाके बनती है, इतनी बड़ी बनती है कि आपकी आंख उसे प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं कर पाती। आपको वो एक इमेज दो दो बार नजर आ रही होती। समझ में आ रही सारी बात है, सारे काम किए हुए ना आपने। तो बेटा इस तरह की जो इमेज होती है वो कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है। समझ में आ रही सारी बात है। तो बच्चों ये हैं वो 4 केसेस जो आपको याद होने चाहिए। अच्छा, इन सब में आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट सीधा रखा है, लेकिन ये सारी की सारी इमेजेस जो है वो कैसी बन रही हैं, इन्वर्टेड। तो ये सब की सब कौन सी इमेज है, रियल इमेजेस हैं। रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस। रियल एंड जगह नहीं है यहाँ पे, रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस। सही है, भी क्लियर हो गई सारी बातें। अब अगर तुम लोग जाग रहे हो तो मुझे जरा एक सवाल का जवाब दो। केस नंबर 2 की जो मैग्निफिकेशन है यानी कि 2f वाली, उसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी? केस नंबर 1 की मैग्निफिकेशन क्या होगी? और केस नंबर 3 की मैग्निफिकेशन क्या होगी? तीनों के ऑप्शंस ये हैं, लेस देन 1, इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1। चलो भाई, क्या इसको कॉपी करो और मुझे जरा सोच समझ के बताओ, केस नंबर 2 की मैग्निफिकेशन क्या होगी, लेस देन 1, इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1? केस नंबर 2, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 3। एक जवाब आया, बिल्कुल सही जवाब। जितने बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, तो केस नंबर 2 की मैग्निफिकेशन होगी इक्वल टू 1। समझे? और जरा केस नंबर 1 की क्या होगी, 1 में देखो ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, तो मैग्निफिकेशन होगी लेस देन 1। और 3 और 4 में क्या होगा, ऑब्जेक्ट तो वैसा ही है लेकिन इमेज बड़ी बन रही है, तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, ग्रेटर देन 1। आ गई बात बच्चों समझ में? तो बेटा ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, ताकि आने वाले टेस्ट में अगर सवाल पूछा जाए तो आपको घबराहट ना हो और आपको ये सब चीजें पहले से पता हो बच्चों। ठीक है जी, चलो अभी कॉपी करें इसको आप लोग। चलो भैया, मैं इसको आपको याद करने की सिंपल सी ट्रिक सिखा देता हूँ, ताकि अगर आपको ये डायग्राम मुश्किल लगती है तो आप इसको यूं समझ सकते हैं। सबसे पहले आपने सारे केसेस लिख दिए, इन्फिनिटी, देन बियॉन्ड सी, देन एट सी, देन बिटवीन एफ एंड सी, और आखिर में एट एफ। ठीक है। अब देखो एक सिंपल सी बात है, ये वाला केस मैंने अभी नहीं बनवाया है, मैं आखिर में बनवाऊंगा। अगर ऑब्जेक्ट को रखो इन्फिनिटी पे तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। ये मैंने आपको नहीं करवाया, लेकिन इसके बाद वाला मैंने करवाया। अगर ऑब्जेक्ट को रखो फोकस पे तो इमेज कहाँ बनती है बच्चों, इन्फिनिटी पे। ये देखो, फोकस पे रखा, इमेज कहाँ बनी, इन्फिनिटी पे। आई बात समझ में? चलो भाई दोबारा करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे बियॉन्ड सी तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी। सही है ना? और अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे बिटवीन एफ एंड सी तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे सी पर तो इमेज भी कहाँ बनेगी बच्चों, सी पर। आगे बात समझ में? ठीक है। तो ये सब चीजें इस तरीके से याद होनी चाहिए। और इमेज हमेशा वेरी स्मॉल होती है, स्मॉल होती है, इक्वल होती है, लार्ज होती है, वेरी लार्ज होती है। यानी कि इमेज का जो साइज है वो स्टार्ट होता है वेरी स्मॉल से और खत्म होता है वेरी लार्ज पे। और ये सारी की सारी जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं ये अप्लाई होती हैं बच्चों किस पे, रियल इमेजेस पे। सही है जी, क्लियर है? कॉपी करें। चलो अब जो है जरा कुछ डिवाइसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। और उन सब में सबसे जो पहली डिवाइस है उसको हम लोग कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप।
ठीक है जी, हेडिंग बनाए। हाँ जी, ये आपके सामने हाजिर है सिंपल माइक्रोस्कोप की रे डायग्राम है, मैंने पूरी प्रॉपर बना दी है। अब इसमें कुछ चीजें मैं बदल दूंगा अभी ताकि हमें सिंबल मैच हो जाए, लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप ही होती। अच्छा जी, अब सुने पहले जल्दी जल्दी। सिंपल माइक्रोस्कोप को मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम से भी जाना जाता है। सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर लगा हुआ होता है एक अदद कॉन्वेक्स लेंस। काम किस तरह से करती है, हमारा जो लास्ट केस था उसमें हमने ऑब्जेक्ट को एफ पे रख के छोड़ दिया था। अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को एफ से भी आगे ले आए तो अब वो कहाँ आ जाएगा, अब वो आ जाएगा इस खत्ते के अंदर। ये है, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है अब वो कहाँ होता है जी, वो होता है बिटवीन एफ एंड पी, यानी कि फोकस और पोल के दरमियान। यानी कि आसान से अल्फाजों में कह सकता हूँ कि अब वो रखा हुआ है किसके अंदर, फोकल लेंथ के अंदर। ठीक है, तो अब जब वो फोकल लेंथ के अंदर रखा हुआ तब होगा क्या, अब ये होगा बेटा कि इसमें से दो लाइट रेज निकलेंगी, एक ये आ गई और दूसरी ये आ गई। जो लाइट रे यहाँ गई वो बेंट हो गई नीचे, फोकस से पास होती हुई यहाँ पे आ गई, और जो पोल से पास हुई वो बिल्कुल स्ट्रेट आ गई। ठीक है, देखो एक चीज अपने पास दिमाग में रखना हमेशा, मैं तुम्हें यहाँ पे जल्दी जल्दी बताया था। जो लाइट रे पोल से जाती है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, चाहे वो कहीं भी गुजर जाए वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। लेकिन जो लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आए और लेंस में एंटर करे तो वो फोकस पे गिरती है। सही है जी, समझ में आ गई सारी बातें। और जो लाइट रे फोकस से आएगी वो सीधी हो जाएगी। तो इसको मैं बच्चों को समझाता हूँ, सीधी आएगी सीधी चली जाएगी, कहाँ से, पोल से। लेकिन अगर सीधी आएगी तो बेंट करेगी, कहाँ से, पैरेलल एक्सिस से। या अगर वो टेढ़ी आएगी तो वो सीधी हो जाएगी, कहाँ से, फोकस से पास होते हुए। सही है ना, तो बस ये आसान आसान सी बातें हैं, इनको बस दिमाग में रखना ताकि तुम्हें डायग्राम समझ में आए। तो देखो वही काम हो रहा है, सीधी आई बेंड कर गई, जो पोल से पास हुई वो बिल्कुल सीधी चली गई। अब आपने यहाँ पे कहीं अपनी ह्यूमन आई रखी होगी, आप यहाँ से बैठ के देखना है कि भाई हो क्या रहा है। तो जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, करीब दूर करके देखते हैं। तो जब आपने अपने लेंस को इतना करीब लिया है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है इसको आपको बड़ा करके देखना है वो उसकी फोकल लेंथ के अंदर आ गया, तो उसमें से निकलने वाली दोनों लाइट रेज आपकी ह्यूमन आई की तरफ आते हुए डाइवर्ज हुई। अब इनको आपने पीछे की तरफ एक्सटेंड करना शुरू किया, जैसे मैंने पहले कहा था वर्चुअली में करते हैं। तो अगर मैं इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि कभी ना कभी मिल जाएंगी, और बेटा जहां पर भी ये मिलेंगी वहां पे क्या तैयार हो जाएगी, बहुत बड़ी सी इमेज तैयार हो जाएगी। आ रही है बात समझ में। तो बच्चों ये है आपका ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर इमेज। क्लियर है। अब देखिए मैं कुछ बातें बताता हूँ आपको। लेंस से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस तो कहलाएगा पी, और लेंस से लेके इमेज तक का जो डिस्टेंस है बच्चों वो क्या कहलाएगा, आपका क्यू कहलाएगा। ठीक है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको दिमाग में रखनी है, कभी मैग्नीफाइंग ग्लास कभी किसी ने यूज करा है क्या, मैग्नीफाइंग ग्लास को जिस चीज को बड़ा करके देखना उसके कहीं भी रख दो क्या वो चीज नजर आती है, नहीं। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है जहां पर वो चीज बिल्कुल क्लियर होती है। उस डिस्टेंस से करीब करो या दूर करो चीज बड़ी तो दिखेगी लेकिन क्लियर नहीं दिखेगी, करके देख लीजिएगा। यानी कि एक खास मौका होगा, एक खास इंस्टेंट होगा जहां पे वो चीज बड़ी दिखती है। अगर आप उस मौके को छोड़ देंगे, कहीं भी मूव कर जाएंगे तो वो चीज दिखेगी जरूर लेकिन बड़ी ही दिखेगी। और वो जो मौका होता है वो मौका क्या होता है, वो मौका ये होता है बच्चों कि हम लोग करते क्या है, हम लोग लेंस को ऐसे रखते हैं कि इसकी जो इमेज बने वो कहाँ पे बने, डी पे बने। और डी सबको इंटर में पढ़ाया जाता है, इसको हम कहते हैं लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन। क्या कहते हैं बच्चों, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। ये ऐसा डिस्टेंस होता है जहां पे हर ऑब्जेक्ट आपको नजर आता है क्लियर, क्लियर और बिल्कुल ऑप्टिमम साइज पे नजर आता है। अगर आपने इस डिस्टेंस के साथ छेड़छाड़ की तो ऑब्जेक्ट छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लेकिन क्लियर नहीं होगा। समझे सारी बातों को। तो जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम अभी देखेंगे, माइक्रोस्कोप हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, उसमें हमेशा जो आपका ऑब्जेक्ट बनता है वो बनता है कहाँ पे, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे। सही है भाई, सारी बातें क्लियर हो गई, पहले यहाँ तक कॉपी करो उसको, और ये पूरी जो है आपकी वर्किंग तैयार हो गई।
अच्छा, अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि बेटा ये जो इमेज बन रही है, जो फाइनल इमेज यहाँ पे बन रही है, इस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो देखिए आप खुद कह सकते हैं सर ऑब्जेक्ट सीधा रखा है, इमेज भी सीधी है। तो इमेज यहाँ पे बन रही है कौन सी, वर्चुअल, जो कि साथ साथ होती है इरेक्ट, एंड साइज बहुत बड़ा, तो हम उसको कह सकते हैं क्या, हाईली मैग्नीफाइड। क्लियर हो गई सारी बातें बच्चों? चलो भाई इसको कॉपी करो पहले तुम लोग। हाँ जी, तो ये है वो फॉर्मूला जो कि बताएगा मैग्निफिकेशन। ये है मैग्निफिकेशन, ये है वन, ये है फोकल लेंथ, और इसको आप लोग जानते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। बेटा ये वो फॉर्मूला है जो हर इंस्ट्रूमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये फॉर्मूला आपको निकाल के देता है क्या, मैग्निफिकेशन ऑफ क्या बच्चों, सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो अब आप जो है इसको कॉपी कर लें साथ साथ। ठीक है भाई, तो जो क्वेश्चन था वो था पावर निकालनी है लेंस की, जिसकी मैग्निफिकेशन है 6। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f, लेकिन फोकल लेंथ यहाँ पे मीटर्स में होती है, तो उसका मैंने शॉर्टकट बना दिया कि मैंने उसको 100/f लिख दिया, ताकि आपको फोकल लेंथ को अगर सेंटीमीटर में मिली है तो आप उसको डायरेक्टली पुट कर सकें। फॉर्मूला यही अप्लाई किया, मैग्निफिकेशन 6 गिवन थी, वो रख दी, 1 आ गया, डी की जगह 25 आ गया, और ये आ गई फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को मैंने निकाल लिया पूरा सॉल्व करे, कितनी आ गई 5। उसी फोकल लेंथ को मैंने इस फॉर्मूले के अंदर पुट किया और आंसर आ गया 20। बार बार बता रहा हूँ, पावर ऑफ लेंस का यूनिट वॉट्स नहीं होता बल्कि डायप्टर्स होता है, दोनों में फर्क होता है। सही है जी, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं आप। जैसा एक बार ये सवाल आया था, और वो सवाल कुछ इस तरह से था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फाइंड द ऑब्जेक्ट, find the object distance uh, from a convex lens used as a magnifying glass of focal length 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, बस ये सवाल था। अब देखें, इसमें हमें निकालना है क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब क्या निकालना है, पी। तो बेटा दिमाग में एक ही फॉर्मूला आएगा कि सर हमें लगाना है 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है जी। अब देखें, एफ तो हमें पता है, पी हमें मालूम करना है, लेकिन क्यू नहीं पता। लेकिन देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो इमेज होती है उसको ऐसे बनाया जाता है कि वो बिल्कुल क्लियरली नजर आए। उसको बनाया जाता है कहाँ पे बेटा, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे। कहाँ पे, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे। समझ में आई सारी बातें? तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। यहाँ पे फोकल लेंथ 5 हो जाएगी, पी की जगह पे पी आएगा, लेकिन क्यू की जगह पे आएगा डी, और डी की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 25। और हमेशा एक बात याद रखना, जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सबके सब वर्चुअल इमेज बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब पी निकालना है तो ये माइनस उधर जाए, क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये बन जाएगा 1/p इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/25। ठीक है बच्चों, अब देखो एक सिंपल सी जुगाड़ सीख लो। एलसीएम लेना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो मेरा वाला काम कर लो। नीचे वाले मल्टीप्लाई ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाले मल्टीप्लाई ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाले मल्टीप्लाई ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाले मल्टीप्लाई ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई। 25 वन जा 25 प्लस 5 वन जा 5, तो ये कितना बन गया, 30/5 × 25, 5 6 जा 30। अब इसको ऐसी मत छोड़ देना, ये 1/p है, तुम्हें p निकालना है तो इसको पलटना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 25/6। अब इसकी डिवीजन कर लेते हैं, आओ। 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 आ गया, 6 1 जा 6, बस। तो आंसर आ गया 4.1 सेंटीमीटर। तो अगर कोई लेंस रहो जिसको हमें बड़ा करके देखना हो किसी ऑब्जेक्ट को, तो ऐसे लेंस के लिए उस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना पड़ेगा, 4.1 सेंटीमीटर पे। आई बात समझ में? और तुम लोग खुद देख सकते हो, फोकल लेंथ 5 है, डिस्टेंस 4.1 है, तो उसका मतलब डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो
फोकस के अंदर कहीं रखा हुआ है, और ये वाला केस ऑटोमेटिकली किसका हो जाता है जी, मैग्नीफाइंग ग्लास का हो जाता है। समझ में आ रही है सारी बातें। अगर कभी कोई ऐसा सवाल आए, आप देखो, अगर कभी कोई ऐसा सवाल आता और ऑप्शन इस तरह से गिवन होते 20, 21, 4.1, 5.1, तो मैं बगैर सोचे समझे इसको टिक कर सकता था। क्यों? क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा फोकल लेंथ से कम ही होता है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे 4.1 और 4.2 लिखा होता फिर मुझे सारा काम करना पड़ता, फिर मैं इतनी अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकता था। ठीक है बच्चों, तो ये वाला काम इस तरह से किया जाता है और उसको खत्म किया जाता है। अब एक मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन मैं सामने लिखता हूँ जो इंटर में भी था, लेकिन ये सवाल बहुत आता है एप्टीट्यूड। वेयर एन ऑब्जेक्ट should be placed so as to get its real image magnified twice when formed by a lens of focal length 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी। हाँ भाई, तो कहा ये जा रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखो कि तुम्हें उसकी ऐसी इमेज मिले जो कि ट्वाइस हो ऑब्जेक्ट से, जब आप लेंस यूज कर रहे हो कितने का, 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये बात जो दिमाग में रखिएगा और उसको याद रखिएगा। अब देखिए, इतना सवाल इतना ऐसा है कि मैं इसको सॉल्व करने की नहीं, आपको एक सिंपल सा तरीका सिखा देता हूँ, एक सिंपल सा शॉर्टकट सिखा देता हूँ। जब भी इस तरह का सवाल है जिसमें P मालूम करना हो और गिवन हो मैग्निफिकेशन ऑफ फोकल लेंथ, जब भी इस तरह का सवाल है इसमें P मालूम करना हो, गिवन हो मैग्निफिकेशन ऑफ फोकल लेंथ, तो बेटा शॉर्टकट है m इज इक्वल्स टू सॉरी P इज इक्वल्स टू m प्लस माइनस 1 अपॉन m होल मल्टीप्लाई बाय f। बस ये आखिरी सवाल, m प्लस माइनस 1 अपॉन m होल मल्टीप्लाई बाय f। अभी प्लस माइनस क्या है, एक बार सुन लो, बार बार नहीं पूछना। प्लस का मतलब रियल इमेज, माइनस का मतलब वर्चुअल इमेज। अभी तो रियल है, वर्चुअल भी कर लेंगे। चलो भाई, से वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। मैग्निफिकेशन कितनी है, कहाँ गई, ये री ट्वाइस यानी कि 2 प्लस 1। मैग्निफिकेशन कितनी है 2, फोकल लेंथ कितनी है 10, 2 5 जा 2 प्लस 1 3, 5 3 जा 15, तो आंसर हो जाएगा 15। लेकिन अगर यही सवाल वर्चुअल में पूछते तो ये हो जाता m माइनस 1 अपॉन m होल मल्टीप्लाई बाय f, यानी कि 2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 10, 5 2 माइनस 1 1, 5 1 जा 5, तो फिर ये 5 हो जाता। आगे बात समझ में? तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है, और ये आज वाला जो काम है जी यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है। अब जो है जो नेक्स्ट जी वो कवर कर रहे हैं। तो हमारे जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप तक कवर कर लिया था। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स दिस टॉपिक विच इज नोन एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है जी। तो अब जो है हम इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को जो है डिस्कस करते हैं, ताकि बस ये हमारा जो चैप्टर है वो आज वाइंड अप होने की तरफ आ जाए। अच्छा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सबसे पहले तो आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर जो है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ताकि आपको जैसे कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया जा सके। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास पूरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बेटा बनाने में हमारे पास दो कॉन्वेक्स लेंसेज जो हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इन दो कॉन्वेक्स लेंसेज में ये जो फर्स्ट हमारे पास लेंस आया हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि इसके सामने ऑब्जेक्ट होता है। द अदर वन इज नोन एज आई पीस, क्योंकि इसके सामने अपनी आई रख के इसको देख रहे होते हैं। ठीक है जी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसको इस तरीके से रखा जाता है, ये जो ऑब्जेक्ट है आपके सामने इसको इस तरीके से रखा गया है कि ये ऑब्जेक्टिव के फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के सेंटर में आता है। ठीक है। अब जब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो एक लाइट रे स्ट्रेट निकलती है, बेंड होती है, फोकस से पास होती है, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई कहीं मिलती है। जहाँ पर भी मिलती है वहाँ पर एक इमेज तैयार हो जाती है। इस इमेज को मैं लेट सपोज कह देता हूँ I1। ठीक है जी। अब ये जो इमेज है वो असल में इस ऑब्जेक्ट की इमेज है, और
I can say that this I1 is real, comma inverted image. ठीक है जी, रियल कॉमा इन्वर्टेड इमेज. अब क्या होता है, अब ऑब्जेक्टिव का काम खत्म हो गया, अब आईपीस का काम शुरू होता है. तो आईपीस करता है क्या, आईपीस मूवेबल होता है, तो वी जस्ट मूव दिस आईपीस क्लोज इनफ टू दैट इमेज कि ये इमेज इस फोकस के अंदर आ जाए. किसके फोकस के अंदर आ जाए, आईपीस के फोकस के अंदर. क्यों, क्योंकि हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में ये पढ़ा था कि वेन एवर एन ऑब्जेक्ट comes in the focus of a lens, it will diverge the light rays from it and it makes a virtual image of that object. और ये किसी तरह से काम करता है लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप. तो अब देखें यहाँ पर भी काम करेगा, इसने दो लाइट रेस कैच करी, उनको ऊपर की तरफ डाइवर्ज किया, ह्यूमन आई के अंदर एंटर हुई. जब हमने इनको एक्सटेंड करके मिलाया तो एक बहुत बड़ी सी इमेज हमारे पास मिल गई. ठीक है जी, तो इसने काम करना शुरू किया लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप. तो ये बात याद रखिएगा कि इन एवरी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट द आई पीस ऑलवेज वर्क्स एज सिंपल माइक्रोस्कोप. तो ये पूरी वर्किंग हो गई और ये हमारे पास फाइनल इमेज आ गई, इसको हम कह देते हैं I2. सो बेसिकली I2 इज़ द फाइनल इमेज जो हमें एट लास्ट हमें नज़र आएगी. और इस इमेज की प्रॉपर्टी है कि ये फाइनल इमेज है, साथ साथ ये है वर्चुअल, कॉमा इरेक्ट, एंड इट इज़ ऑल्सो हाईली मैग्नीफाइड. गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स. तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक इस इमेज के अंदर पाए जाते हैं. अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये इमेज इस लेंस की नहीं ऑब्जेक्ट का काम करेगी, क्योंकि इस लेंस को ये वाला ऑब्जेक्ट नजर तो नहीं आ रहा है, तो इस इमेज को अपना ऑब्जेक्ट समझ रहा है. सो I1 is also acting as, there's a different terminology called virtual object. I1 is an image, but this image is acting as an object for a lens. This is known as virtual object. I have to correct it right now. This is not virtual image, this is basically virtual object. Getting? तो ये इस तरीके से हमारे पास जो है काम करता है. ठीक है स्टूडेंट्स, और ये वाला काम जो है एज इट इज़ यहाँ पे हो जाता है और इस तरह से पूरी कैरेक्टरिस्टिक हमारे सामने आती है. अब यहाँ पर हमें कुछ बातें ये करनी है कि भाई ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कहलाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस PO. इसकी इमेज बनी है, यहाँ से डिस्टेंस कहलाएगा QO. अब ये इमेज इसकी नहीं है, ऑब्जेक्ट का काम करे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कहलाएगा PE. बिकॉज वाई ई, बिकॉज इट इज़ दी आई पीस. और ये जो फाइनल इमेज बनी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है बेटा मेरे पास कहलाएगा बच्चों QE. बट व्हाट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट हमारे पास जो भी फाइनल इमेज बनती है वो ऐसे डिस्टेंस पे बनती है जहाँ से हमारी ह्यूमन आई उसको परफेक्टली देख सके. और इस डिस्टेंस को हम लोग डेजिग्नेट करते हैं D के नाम से. और D मैंने आपको बताया था क्या होता था, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन होता था. ठीक है जी, तो ये वाली चीज़ें हमारे पास समझ में आती है. अब देखें फाइनल इमेज जो होती है ऑब्जेक्ट के लिहाज से इन्वर्टेड बनती है, लेकिन असल में जो फाइनल इमेज है ये इसकी इमेज नहीं है, ये इसकी इमेज है. ये उल्टा बना हुआ है, ये भी उल्टी बनी हुई है, तो असल में ये वर्चुअली होती है. लेकिन अगर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो आपको इन्वर्टेड नजर आएगी. लेकिन in actual the nature of the final image is always virtual, direct and highly magnified. ठीक है जी. So the other thing is हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद करना है, जो कि बराबर होता है Q0 अपॉन P0 इंटू 1 प्लस D अपॉन FE के. ये याद कर लीजिए. दिस इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव 1 प्लस लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस. और साथ साथ हमें याद करनी है लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होती है, दो लेंसेज के दरमियान का डिस्टेंस लेंथ कहलाता है. अब अगर आप इस डायग्राम में देखें तो दो लेंसेज के दरमियान का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक Q0 के बराबर और यहाँ से यहाँ तक PE के बराबर है. तो बेटा ये जो लेंथ है ये बराबर हो जाती है Q0 प्लस PE के. ठीक है जी. तो इस तरीके से ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाली वर्किंग जो है एंड हो जाती है. अब इसी तरीके से अगर मैं आपको और आगे लेके चलूँ तो देयर इज अनदर इंस्ट्रूमेंट, तो मैं न्यूमेरिकल्स के साथ करा दूंगा, विच इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. अच्छा एक चीज़ मैं आपको बतानी रह गई थी, वो बताया दूँ. एज यू कैन सी दैट द ऑब्जेक्टिव हैज़ अ लार्ज फोकल लेंथ वेयर एज द आई पीस हैज़ शॉर्ट फोकल लेंथ. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास होता क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव होती है वो लेस होती है, सॉरी ग्रेटर होती है, लेकिन जो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस होती है वो क्या होती है जी, लेस होती है. क्लियर बेटा. सो नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर भी दो चीज़ें बिल्कुल कॉमन है. यहाँ पर भी हमारे पास यूज होते हैं टू कॉन्वेक्स लेंसेज. गेटिंग माई पॉइंट. एंड यहाँ पर भी दो तरह की इमेजेस बनती हैं. कैसे बनती हैं ज़रा देखते हैं इसको.
लाइट रेज को पकड़ता है किसी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्टिव यहाँ बड़ा होता है, और लाइट रेज आती हैं, कैचअप होती हैं और मिलकर एक इमेज बना देती हैं। अब ये वही काम करता है, आई पीस इतना करीब आया था कि ये फोकल लेंथ की यहाँ पर आके जो है लाई करती है। ठीक है बच्चों, अब ये बिल्कुल वही सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है, लाइट को डाइवर्ट करता है और इमेजेस मिल जाती है, और ये वाली इमेज फिर डिस्टिंग्विजन में बनती है। ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, दिस इज इमेज I1 एंड दिस इज इमेज I2। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स दे हैव, I1 जो है वो रियल कॉमा इन्वर्टेड इमेज है, and it is also acting as virtual object। ठीक है, बट I2 जो है वो हमारी फाइनल इमेज है, and it is also virtual comma erect and highly magnified। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है बड़ी आसान है, वो सिंपली बराबर होती है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइड बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस के। और लेंथ तो बहुत आसान है निकालना, यहाँ से यहाँ तक एफ ओ है, यहाँ से यहाँ तक एफ ई है, तो लेंथ जो होती है वो बराबर रहती है एफ ओ प्लस एफ ई के। आई हैव एक्सप्लेन्ड बिफोर यू, ये लेंथ इज बेसिकली नथिंग बट दी डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज व्हिच वन इज ऑब्जेक्टिव एंड अदर वन इज द आईपीस। तो इस तरीके से ये वाला टॉपिक जो है यहाँ पे एंड हो जाता है। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लें। अब ये न्यूमेरिकल हम देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे कह ही जा रहा है द मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 100, द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव विल बी डैश व्हेन द आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर इज यूज्ड। अब फॉर्मूला असल में था Q नॉट अपॉन P नॉट 1 प्लस D अपॉन F। अब देखें Q नॉट अपॉन P नॉट क्या होता है, Q अपॉन P इज मैग्निफिकेशन एंड देयर इज नॉट नॉट सो इट विल बिकम नॉट। अब M जो है वो 100 है, ये हमें मालूम करना है। 1 plus what is the value of D is 25 and what is the value of F, it is also 25। so by cancelling out I get 1 1 plus 1 2, the 2 को 100 से डिवाइड करूंगा तो मैग्निफिकेशन आ जाएगी कितनी 50। आगे पास समझ में, तो इस तरीके से ये वाला काम जो है यहाँ पे किया जाता है। अब इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप 100 गिवन है, मैग्निफिकेशन है 19 और फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और आईपीस निकाल। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है FO अपॉन FE और जो लेंथ है उसका फॉर्मूला होता है FO प्लस FE। लेकिन अब इनको सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली शॉर्टकट बताया था, आप FE का एक फॉर्मूला याद कर लें विच इज L ओवर M प्लस 1, और FO को निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा M इंटू FE। बस ये वैल्यूज याद कर लें, आगे बाद न्यूमेरिकल खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा, लेंथ कितनी है 100, मैग्निफिकेशन कितनी है 19 प्लस 1 सो इट विल बिकम 20। आफ्टर कैंसिलिंग आउट आई विल गेट 5, और जब मैं यहाँ पे FO निकालूंगा तो बन जाएगा 19 इंटू 5 विच विल गिव यू 95। आप खुद जानते हैं कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इट विल बी ऑप्शन नंबर E। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सो इस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे पास आते हैं और हम इस तरह से बेसिक्स की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो अनदर थिंग इज़ दैट अब हमें जाना है इस चीज़ की तरफ। अच्छा, मैं दो चीज़ें आप लोगों को दे रहा हूँ एज होमवर्क जो आपको पढ़नी है। नंबर 1 इज गैलीलियन टेलीस्कोप और नंबर 2 इज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। इनको एक बार रीड कर लीजिएगा, फॉर्मूलाज इनके याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इनकी कैरेक्टरिस्टिक और लेंसेज के बारे में पढ़ लीजिएगा। जैसे इसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस होता है एंड देयर आर 3 कॉन्वेक्स लेंसेज, उनमें सेंट्रल लेंस इरेक्टिंग लेंस होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ लीजिएगा एक बार और काम पूरा हो जाएगा। आई एम मूविंग टुवर्ड्स अ टॉपिक विच इज़ नोन एज लेंस कॉम्बिनेशन। अब लेंस कॉम्बिनेशन क्या होता है, हम करते क्या है, हम अपनी डिज़ायर्ड वैल्यू को हासिल करने के लिए मल्टीपल लेंसेज को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। सो वेन एवर वी स्टार्ट ज्वाइनिंग दीज लेंसेज, अगर हम उनको आपस में इस तरीके से ज्वाइन करके रख लें और इस तरीके से लेंसेज को जो है आपस में मिला लें, तो क्या होगा बेटा, ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे। अब जब लाइट रे, फॉर एग्जांपल दिस इज एन ऑब्जेक्ट, एक लाइट रे यहाँ से जा रही है, एक लाइट रे यहाँ पे आ रही है एंड दिस लेंस इज कन्वर्जिंग दैट लाइट रे एट दैट पॉइंट, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी उसको हम बोलेंगे I1। लेकिन जब ये दूसरा लेंस यहाँ पे आ जाएगा सो इट विल बेंड इट एंड द इमेज विल फॉर्म एट दिस प्लेस। आ रही है बात समझ में यहाँ पे। तो हुआ कुछ इस तरीके से कि इस वाले लेंस ने करा क्या, इस वाले लेंस का ऑब्जेक्ट ये था और इमेज ये थी, लेकिन इस लेंस को ये ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा, उसको ये इमेज ऐसा ऑब्जेक्ट नज़र आती, तो वो यहाँ से इमेज को पकड़ के पीछे ले आता। तो इस तरह से यहाँ पे जो है बेसिक जो है वर्किंग यहाँ पे की जाती है।
तो अब अगर लेंस कॉम्बिनेशन के हवाले से जो है हम लोग बात करना शुरू करें बेटा, तो लेंस कॉम्बिनेशन में काम कुछ इस तरीके से होता है कि जब हम मल्टीपल लेंसेज को ज्वाइन करते हैं तो उनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो है वो काम करती है, और वो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ एक फाइनल इमेज बनाती है। ये हम तभी यूज़ कर होते हैं जब हम ग्लासेस लगवाने जाते हैं, घड़ी जो अपने चश्मा बनवाने जाते हैं। तो देखा है ना आपने, वो एक खौफनाक सा एक चश्मा बना के उसमें मल्टीपल लेंसेज होते हैं और पूछना है कि भाई अब तुम्हें साफ नज़र आ रहा है, अब तुम्हें साफ नज़र आ रहा है। वो पूछा ही इस वजह से जाता है ताकि वो ये बात जो है चेक कर सकें कि भाई कौन सी ऐसी फोकल लेंथ होती है कि जिस पे इंसान को वो क्लियर नज़र आएगा। और ऐसा तो नहीं है फॉर एग्जांपल किसी की फोकल लेंथ 7.5 है, लेकिन मार्केट के अंदर जो लेंस मिलता है वो मिलता है 5 और 2.5 का, तो वो उसको आपस में इस तरीके से ज्वाइन करेंगे कि उसका रिजल्टेंट जो है वो 7.5 निकले। अब इसको निकालने का तरीका ये होता है कि आपको जब भी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी है तो जितने भी लेंसेज आपके पास हैं हम उन सबकी फोकल लेंथ को आपस में 1/1 करके ऐड कर लें और आपको जो है आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी। अब देखें, ये तो मैंने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्म में लिख दिया। अगर मैं इसी को पावर की फॉर्म में लिखूँ तो पावर होती है 1/n। तो अब ये बन जाएगा इक्विवेलेंट पावर, दिस विल बिकम P1 प्लस P2 एडिंग टिल Pn। गेटिंग माई पॉइंट? उस तरीके से हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। बस एक बात का ख्याल रखिएगा बेटा, अगर कोई लेंस यहाँ पे कन्वर्जिंग नेचर का हो तो एफ हो या पी हो इन सब की वैल्यू होगी पॉजिटिव, लेकिन अगर कोई लेंस डाइवर्जिंग नेचर का हो तो एफ हो या पी हो तो उसकी वैल्यू ली जाएगी नेगेटिव। क्लियर है? मैं भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने आपको बताया था। So this is the question, you can see two lenses of 12 diopters and -2 diopter। अब देखेंगे ये डाइवर्जिंग होगा तो हमें क्या निकालनी है, फोकल लेंथ का कॉम्बिनेशन निकालना। तो पहले हम पावर निकाल लेते हैं। तो पावर बन जाएगी P1 प्लस P2। नंबर वन इज 12 एंड दिस इज 2, सो इट विल बिकम 10। अब हम इस पावर से जो है, मैंने आपको एक फॉर्मूला याद कराया था 100/f का, हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो ये बन जाएगा 100/p 100/10, सो इट विल बिकम्स 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये वाला फॉर्मूला जो है वो काम करेगा। अब ये जो क्वेश्चन में कह रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस इज कॉल्ड, आप जानते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कहलाता है बेटा ये। अब इस वाले क्वेश्चन को देखें तो इसमें क्या ही जा रहा है आपसे कि two lenses are in contact, a converging lens of focal length this and a diverging lens of focal length this, the focal length of the combination will be। तो हमें कॉम्बिनेशन को निकालने का तरीका ये होता है कि आप करें 1/है और दूसरा डाइवर्जिंग है तो आप इसको माइनस में रखेंगे। तो ये बन जाएगा 1/30 एंड दिस विल बिकम 1/10। माइनस पुट कर चुके हैं आप लोग। अब देखिए एलसीएम लेने का तरीका होता है नीचे वाले मल्टीप्लाई ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई। 13 × 10 300, so दिस विल बिकम 10 माइनस 30, ये 10 ही है। So it will become -20/300। By just cancelling it, I have to reciprocal the values। तो जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूँगा तो ये बन जाएगा -30/2 एंड विल बिकम -15 सेंटीमीटर्स। आगे बात समझ में? तो ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये वाला काम जो है किया जाता है। अच्छा, आखिर में कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे ऐड करके आपको बताना चाहूँगा और फिर उसकी काम एंड हो जाएगा। अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे उसी टॉपिक एंड होगा, ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स और लेंस के डिफेक्ट्स आप पढ़ लीजिएगा और उसी काम जो है हो जाएगा। अब होता ही अक्सर पूछने के लिए एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ एफ है, उसको आपने बीच में से कट कर दिया, तो अब जो रिमेनिंग पीसेस होंगे उनकी फोकल लेंथ के बारे में आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे कि भाई उनकी फोकल लेंथ जो है वो किस तरीके से है, किस तरीके से काम कर रही है। तो देखें, अगर फोकल लेंथ एफ थी तो अब रिमेनिंग पीसेस की जो फोकल लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ एफ हो जाएगी, क्योंकि जब थिकनेस ज़्यादा थी तो कन्वर्जिंग पावर भी ज़्यादा थी। कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा थी तो फोकल लेंथ कम होती थी। अब थिकनेस कम है तो कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगी तो फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। इसको चेक करने का तरीका है, जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो ये पैरेलल में ज्वाइन होंगे और पैरेलल में ज्वाइन करने के लिए आपको इन्हें इक्विवेलेंट इस तरह से निकालना पड़ेगा। अब इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, नीचे हो जाएगा 4f का स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस विल बिकम 2f, सो इट विल बिकम 4f/4f का स्क्वायर एंड आई विल बी एबल टू गेट दैट f। आई बात समझ में? तो जितने लेंस को जितने पीसेस में कट करेंगे उसकी फोकल लेंथ उतने टाइम्स बढ़ जाती है। 10 पीसेस में करें तो 10f हो जाएगी, 5 पीसेस में करें तो 5f हो जाएगी एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस तरीके से बेटा ये चैप्टर हमारे पास एंड होता है। मैं उसके बेसिक